हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रोनिकल मैगजीन के दिसंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। 1 अक्टूबर 2024 को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु इस नीति को शुरू किया गया है। यह नीति प्रदेश में बढ़ती उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। प्रायोजक निकायों को स्टाम्प शुल्क में छूट, कैपिटल सब्सिडी और विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा मथुरा और मेरठ में 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, मथुरा और मेरठ में 2 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में केडी यूनिवर्सिटी और जबकि विद्या बाल मंडली द्वारा मेरठ में विद्या यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मेरठ में विद्या यूनिवर्सिटी और मथुरा में केडी यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है निजी यूनिवर्सिटियां हैं, यह स्थापित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी 1 अक्टूबर 2024 को इसको भी मंजूरी प्रदान की गई राज्य कैबिनेट द्वारा। एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 5 लाख तक के ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके माध्यम से प्रत्येक 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को हर वर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र आदि में लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना में ऋण पर 4 वर्षों के लिए 100% ब्याज भुगतान दिया जाएगा और लोन की तिथि से 6 माह की अधिक स्थगन अवधि भी मिलेगी। आवेदकों के पास कम से कम 8वीं कक्षा की शिक्षा होनी चाहिए और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा पूरी करने वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश को भारत का पहला शून्य गरीबी राज्य बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने यूपी को भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने और 1 वर्ष में सबसे अधिक गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प लेने की घोषणा की है। गरीब परिवारों की पहचान 3 स्तरों पर की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। अगला है महाकुंभ 2025 हेतु लोगों का अनावरण। ये लोगो है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है सर्वसिद्धप्रद कुंभ। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के मध्य महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है और कुंभ मेला का आदर्श वाक्य है सर्वसिद्धप्रद कुंभ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। कहां पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। वाराणसी डीडीयू मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,642 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से वाराणसी चंदौली मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है वन लाइनर। तो उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित रखते हुए अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? राम सिंह बौद्ध ने। वे भारतीय रेडियो मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने यूपी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 530B पैकेज 4 के बरेली बदायूं खंड के 4 लेन निर्माण के लिए 1527 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका शुभंकर का अनावरण किया गया बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा और इसका जो आयोजन होगा वह कहां पर किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की जाएगी?
बिहार के राजगीर में, और लोगों में वृक्ष, बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक है। बुनियादी संकेतकों में बिहार की प्रगति, काफ़ी लोग बिहार का पेपर इस बार देने वाले हैं, तो इसलिए बिहार के जो भी छोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। तो नीति आयोग के सीईओ ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास गया परिसर में 3 सुविधाओं जैन नेक्स्ट लैब, विकास चिंतन कक्ष और नीतिशाला का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गया परिसर में। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिहार देने वाले हैं इस बार तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कहाँ पर? बिहार के कैमूर जिले में। और चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है अब तक एकमात्र टाइगर रिजर्व था, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व था, और दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर यह मंजूरी प्रदान की गई है? किस जिले में? कैमूर जिले में। पहला कौन सा है? चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने झारखंड के हजीराबाग में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ ही धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। कहां पर? झारखंड के हजीराबाग में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर। इसका उद्देश्य जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बीजेपी के नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, जिसमें भाजपा ने 48 सीट और कांग्रेस ने 37 सीट जो है जीती। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। यूपी पीसीएस हाल ही में जिस राज्य में चुनाव हुए हों वहां की विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या अथवा राज्यसभा सीटों की संख्या को मैच कराने के लिए देता है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में है 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट और उसके सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीट हासिल की। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जबकि 24 सीटें जो पीओके है उसके लिए रिजर्व रखी गई, यानी टोटल कितनी हो गई? 114। लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 90 पर। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का शुभारंभ कहां पर? मध्य प्रदेश के मैहर में। 21वां दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 के मध्य 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया? जबलपुर में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम देश में दिव्यांग कारीगरों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और शिल्प कौशल का एक भव्य उत्सव होगा। अगला है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण को मंजूरी। तो 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है एडीबी द्वारा। महाराष्ट्र द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ समझौता। मुंबई के कांदिवली में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 129 बिलों यानी अर्ध भूमियों को पुनर्जीवित करने हेतु परियोजना असम सरकार द्वारा बाढ़ को कम करने और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग। कितने उत्पादों को? 8 उत्पादों को। इसमें खाद्य उत्पाद और चावल से बनी बियर की कई अनूठी किस्में शामिल हैं। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ। मिशन वसुंधरा ये इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा शुरू किया गया है असम के मुख्यमंत्री द्वारा। असम के स्वदेशी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने और उनकी भूमि स्वामित्व की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन वसुंधरा 3.0। अगला है मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल। त्रिपुरा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू ने मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वायनाड में एक्स बैंड रडार की स्थापना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कहां पर? वायनाड में। हाल ही में वायनाड में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए। अगला है 25वें हैं 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल हेतु वेल्स के साथ समझौता। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए वेल्स को कंट्री पार्टनर्स के रूप में साइन किया है। वेल्स को 48वां वायलार रामवर्मा साहित्य पुरस्कार। मलयालम भाषा के लघु लेखक अशोकान
चारुविल को उनके उपन्यास कट्टूर कादावु के लिए प्रदान किया गया। अशोकान चारुविल को। महाराष्ट्र में तटीय और नदी संरक्षण हेतु एडीबी द्वारा 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की देसी गायों को राजमाता गौ माता घोषित करने का निर्णय। नीति आयोग ने वी हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच के पहले स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के अधीन निम्न आवृत्ति यानी VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। यह नौसेना का दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है। स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए वार्षिक उत्सव मेरा होठ चोंगबा 2024 इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। और ये काकसर ब्रिज कहां पर स्थित है? लद्दाख में। राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से दिए गए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में 1990 के फैसले को खारिज करते हुए औद्योगिक अल्कोहल पर करों को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है। अगला है शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला। पूछ सकता है स्टार्स कार्यशाला किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? शिक्षा मंत्रालय से। स्टार्स यानी राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम एवं परिणाम सुदृढ़ीकरण कार्यशाला। यह कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। यह कार्यशाला स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। अगला है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र। यह सत्र कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस सत्र की अध्यक्षता की। अगला है फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जारी रखने को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक। इस पहल का उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। अगला है राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रतिभा को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक खेल नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। इसका विजन राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की शक्ति का उपयोग है। मसौदा नीति के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आर्थिक विकास के लिए खेल, खेल एवं जन आंदोलन, सामाजिक एवं विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, NSP 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सुसंगत बनाना। और 5वां है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। अगला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। ये इंपॉर्टेंट है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। कहां पर? नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? उड़ीसा को। और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उड़ीसा को पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान तथा गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार पुलमपारा को प्राप्त हुआ जो कि केरल में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत। सर्वश्रेष्ठ जो है ग्राम पंचायत पुलमपारा। सर्वश्रेष्ठ जिला तो इसमें जो है दक्षिण क्षेत्र में विशाखापत्तनम, उत्तर पूर्व क्षेत्र में धलाई जो कि त्रिपुरा का है, उत्तर क्षेत्र में बांदा जो कि उत्तर प्रदेश का है तथा गांदरबल जम्मू कश्मीर को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। उत्तर क्षेत्र बांदा, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम क्षेत्र इंदौर और पूर्व क्षेत्र में बलांगीर जो कि उड़ीसा का है। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं टीकाई शहरों पर केंद्रित 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा। 19वां अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाएं। सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के भाग के रूप में इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ 2029-30 तक के लिए 19,744 करोड़ रुपए बजट के साथ 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया और 2029-30 के लिए। स्कैम से बचो अभियान का शुभारंभ मेटा द्वारा भारत सरकार के सहयोग से नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से और उन्हें साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों से बचाने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। पंचायत सम्मेलन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। अगला है महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा शुभारंभ। 24 अक्टूबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार नियमों में संशोधन। नए संशोधन में UDID पोर्टल तथा 40 से कम विकलांग के लिए सफेद, 40 से 79 के लिए पीला और 80 या उससे अधिक प्रतिशत की विकलांगता के लिए नीला UDID कार्ड बनाया जाएगा। नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा अधिकारियों को निदान के 3 महीने के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड जारी करना चाहिए। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। गुजरात के लोथल में NMHC के विकास को मंजूरी। PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी NMHC इसके विकास को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य भारत की 4500 ईस्वी पुरानी समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका प्रदर्शन करना है। अगला है लाओ रामायण। PM मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा की। PM मोदी ने लुआंग प्रबांग प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत लाओ रामायण की एक श्रृंखला देखी। आंध्र प्रदेश के धरणीकोटा में ब्रह्मी अभिलेख के साक्ष्य। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के धरणीकोटा गांव में एक कृषि भूमि की जुताई के समय एक खंडित शिलालेख मिला। इस शिलालेख की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है, जो कि 2वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से अपनी समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारतीय कला महोत्सव। राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। राष्ट्रपति निलयम भारत के राष्ट्रपति के 3 आधिकारिक आवास में से एक है, जो कि हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित है। जो राष्ट्रपति निलयम है यह भारत के राष्ट्रपति के 3 आधिकारिक आवासों में से एक है। यह जो राष्ट्रपति निलयम है हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित है, जबकि 2 अन्य नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और शिमला में राष्ट्रपति हाउस हैं। ओरछा को यूनेस्को में शामिल करने हेतु डोजियर। पेरिस स्थित यूनेस्को कार्यालय में भारतीय राजदूत विशाल वी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक को ओरछा के ऐतिहासिक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए डोजियर सौंपा। ओरछा को 2027-28 में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ओरछा ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ राजा राम मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस 2024 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। अगला है कैबिनेट ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृतिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था।
अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में घोषित किया गया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा हेतु मानदंड: इसकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों अथवा अभिलिखित इतिहास में निहित हो, इसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता हो, आदि। नेक्स्ट है कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, सांकला फाउंडेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख की खोज तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के माप्पेडु गांव में। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के माप्पेडु गांव में इस पर विजय साम्राज्य की मुहर बनी हुई है। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह शिलालेख नंदी नगरी लिपि का उपयोग करते हुए संस्कृत में लिखा गया है। इसे राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान 1513 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिकी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष। पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनका समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। रबी फसलों हेतु एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि जो है रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगला है गलथिया खाड़ी 13वां प्रमुख बंदरगाह। गलथिया खाड़ी कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गलथिया घाटी में स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक तौर पर 13वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया। अगला है अंतरिक्ष क्षेत्र हेतु वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना। अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। भारत 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इसके साथ ही भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी। 10,103 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन। नए बाहरी सदस्यों में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार शामिल हैं। बाहरी सदस्यों को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति में 3 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन शामिल हैं। ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन, ये 3 हो गए। और 3 बाहरी सदस्य राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार शामिल हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7%। आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक में 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।